तो ब्रह्म ऋषि पितामह बोलते हैं, आपकी जो चाइल्ड है वो आपकी नहीं है, वो आपकी द्वारा आया हुआ है और वो भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए इस अर्थ प्लेन में आया है और आप केवल माध्यम हो। अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी इमोशंस को, हम बच्चों को बोलते क्यों रोती है, हर बात में रोती है, रोने दीजिए उसको। रोएगी तो अपनी इमोशंस को वो बाहर निकालेगी, रोते रोते बहुत कुछ आपको बोलेगी। नहीं तो कब आपकी बच्चा अंदर दब जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा एज है जहाँ पे उनको एक फ्रेंड चाहिए, जहाँ पे उनको टच चाहिए। जब माएँ अपनी बच्चों को टच नहीं करेंगे, अगर उनको नहीं सुनेंगे तो वो क्या करेंगे? उनको तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए उस एज में, उनको टच चाहिए उस एज में, क्योंकि उनकी जो सेंसिटिव कैपेसिटी है उस टाइम उनका डेवलप हो रही है और हम उस टाइम उनको दूर कर देते हैं अपने से। आजकल फैशन है कि अलग सुला देते हैं। वहाँ पे एक शिवलिंग है तो सभी टच कर रहे हैं, तो मैं यही सोच के टच किया। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई भक्ति भाव आ रहा था मैंने टच किया, ऐसा नहीं। जैसे ही मैंने मैडम वो लिंग को टच किया तो जैसे मुझे जो चुंबक जैसे लोहे को खींचता है ना, वो मुझे ऐसे ही खींचा पूरा। ये मेरी जागृत अवस्था की अनुभूति मैं आपको साझा कर रही हूँ। और मैं क्या किया कि उठने की वजह मैं वहीं पे गिर गई। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देवजानी गिरी जी से दोबारा से जो प्रश्न, जो उनके जीवन के पहलुओं को हमने नहीं छुआ और या नहीं समझा, उनको हम एक बार पुनः उनसे सुनते हैं और समझते हैं। आपका स्वागत है देवजानी जी। नमस्ते मैम, जैसे कि हमने अभी तक आपसे सुना कैसे आपकी यात्रा सभी उतार चढ़ावों के साथ, समस्याओं के साथ आगे बढ़ती रही और आपने अपने जीवन के अंदर ये समझ लिया कि जो कुछ भी पाना है मुझे स्वयं से पाना है और मैं हर समस्या का हल अपने अंदर से ढूंढ सकती हूँ। तो आपके इस जीवन के अंदर, आपके गृहस्थ जीवन में आपके बच्चे भी हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। ये एक पहलू ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे पहले मैं बच्ची थी, फिर मैं बेटी, फिर बीवी, फिर बहू, और ये चलते चलते मैं माँ भी बनी और 2 बच्चों की, मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक के नाम, जो बड़ी वाली है उसका नाम उपाली है और छोटी वाली का नाम उल्का है। तो अगर मैडम बोलें कि मेरी बच्चों के बारे में बोलने से पहले मैं अपनी बारे में बताना चाहूँगी कि कैसी माँ थी मैं ध्यान से पहले। जैसे मैंने बोला कि मेरी जीवन जो शादी के बाद लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन मेरे लाइफ में बहुत संघर्ष मुझे मिला। ये संघर्ष के साथ साथ मेरी बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी पैदा हुई। इस संघर्ष के साथ मैं कब माँ तो बनी, लेकिन मैं सोचती कि मैं आई एम द बेस्ट मदर। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, जब मैं अपने भीतर उतरी, तब अवेयरनेस आई अपने ऊपर। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे पहलू मैंने सुलझाया। ये एक पहलू मैंने देखा कि मैं एक रूड मदर तब तक बन चुकी थी। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को सही से पाल रही हूँ, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे ठीक से पढ़ाई करे, डिसिप्लिन रहे। क्योंकि हमने भी बचपन से ही देखा था, पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन रहना है, इतने बजे घर आना है, इतने बजे घर से निकलना है, टाइम से उठना है। ये सारा जो स्ट्रिक्टनेस है, ये मैं अपनी छोटी थी उस टाइम, 3-4 साल की थी जब मैं ध्यान में आई थी, लेकिन बड़ी वाली तो 6-7 साल की हो चुकी थी। तो उसके ऊपर काफ़ी सख्त रूल रेगुलेशन थे मेरे, आपने डाल दिए थे। या तो कहीं ना कहीं जीवन की जो उलझन की जो झड़झंझा, जो स्ट्रगल के साथ साथ मैं बहुत रूड वे भी बन गई थी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ
एकदम से अवेयरनेस मेरे भीतर आई कि मेरी छोटी क्यों छोटी है तो वो अपने पास आ रही है, हक कर रही है, गोदी में आ रही है, लेकिन बड़ी वाली बेटी जो है वो मेरे पास आने के लिए डर रही है। तो एकदम से मुझे ये हुआ कि मैं कैसी माँ हूँ, मेरी बच्चा मेरे से अगर डर रही है तो क्या मैं माँ कहना के लायक ही नहीं हूँ? मेरा बच्चा अगर मेरे से डर रहा है तो कैसे होगा फिर? यहाँ तक कि वो आके हक करना उसके मन करता था। वो बाद में मुझे बोली ये चीज़ें कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे पापा भी बाहर काम करते थे तो वो भी हमें काफ़ी सख्ती से बड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं मैं भी, मेरी सबकॉन्शियस माइंड में ये रह गई थी कि बच्चों को ऐसे ही पालना चाहिए, या स्ट्रगल के साथ भी हो सकता है मैं ऐसे बन गई थी। आपका कहने का मतलब है कि जो हमें मिला होता है जाने अनजाने में, स्वभाव से जी, वो हमारे अंदर कैसे आ जाता है हमें पता ही भी नहीं चलता है। यस। तो एक ध्यान में आने के बाद ये पहलू भी खुलता है। तो मेरी माँ स्ट्रिक्ट भी होती थी और मैं बोलती भी थी उसको कि ऐसा क्यों, मैं बोलती भी थी। तो मैंने देखा कि मैं भी वही कर रही हूँ। जब जो चीज़ों के लिए मैं प्रतिरोध करती थी कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, हर चीज़ के लिए क्यों मना कर रही हो, आज तो मैं अपनी बच्चों के साथ भी वही कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मैंने अपनी आपको बदलना, पहले अपने आप को बदला, क्योंकि हम सोचते हैं हम माएँ हैं, हम सही है, बच्चे गलत हैं। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे तो मैं ही गलत हूँ, मैं बच्चों को क्या संभालूंगी, उसको क्या सुधारूंगी, मैं कौन होती हूँ। काफ़ी सारी बुक्स भी इस रिगार्डिंग मैंने पढ़ा कि कैसे बच्चों को पालना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये मैंने जाना कि बच्चों को दिन में 12 टाइम्स कम से कम हग करना चाहिए, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हम तो हग करना छोड़ ही देते हैं, जबकि उनको ज़्यादा माँ की स्पर्श की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे मैंने उसको जानबूझ के, ज़बरदस्ती, मुझे इच्छा हो ना हो, जैसे मैंने बोला ना, हर चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली करना शुरू किया था पहले। तो उसको जब हक करती थी तो उसकी छाती और मेरी छाती लग नहीं रही थी, वो इतना डिस्टेंस होती, वो संकुचित बोध करती थी जब मैं उसको हक करती थी। तो ये भी मुझे बहुत दुख पहुंचाया कि क्या कर दिया मैंने ये सब चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे मैं उसको अपनाने की कोशिश किया। जब मैंने उसको अपनाने की कोशिश किया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे चीज़ों के लिए मैं उसको विरोध कर रही हूँ। जैसे कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो अपनी फ्रेंड से मिल रही है, उस टाइम फेसबुक नए नए आए थे, व्हाट्सअप नए नए आए थे, तो इसका मन भी करता था कि ये सब करे, लेकिन मैं मना करती थी। नीचे रात को नहीं जाना है, क्योंकि मैं अपने बचपन से वही सीखी, रात को नीचे नहीं जाना है, तो मैंने भी वही किया। लेकिन मैंने ये समझा उसके साथ, जैसे मैंने थोड़ी सी रिलेशनशिप डेवलप किया तो मेरे को ये समझ में आई, मैं घर में मना कर देती हूँ, तू फेसबुक मत देख, तू व्हाट्सअप मत देख, तू रात को मत जा, लेकिन जब बच्चा नीचे जा रहा है अपनी फ्रेंड्स के साथ, उन सब के पास सब कुछ सुविधा है, वहाँ पे उसको वो लोग चिढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उसको कैसे गिल्ट, कैसे फील होता होगा। तो वो एक ऐसा बच्चा है ना, हर चीज़ को अपने अंदर ही रखती थी, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करेगी। लेकिन जब कभी भी ब्रस्ट वो होएगी, क्योंकि कितना देर तक बच्चा अपने भीतर ही चीज़ें रखेगा, तो वो मुझे बोलती थी कि आप कैसी माँ हो, आप क्या अलग हो सारे माँओं से, उनकी माँ तो मना नहीं करते ये सब चीज़ों के लिए, आप क्यों मना करते हो। खूब रोती थी वो, रोती थी, चिल्लाती भी थी। लेकिन ध्यान की वजह से मेरे भीतर ये समझ आ गई थी कि मैं गलत हूँ, तो मैं क्या करती थी, बहुत धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें मैं सुनती थी। ऐसा नहीं कि हम दोनों में कन्वर्सेशन होता था या तर्क वितर्क होता था, ऐसा नहीं होता था। आप सुनते थे? मैं सुनती थी, वो जितना उसको रोना है, जो भी बोलना है, मैं उसको बहुत साइलेंस के साथ सुनती थी। और लास्ट में जाके जब वो रो रो के उसके सांस फूलने लगते थे, उसको जाके पहले हग करती थी। हग करके फिर मैं उसको चीज़ों को समझाने की कोशिश करती थी। यही होता है एक्चुअली फ्रेंडशिप। हम बोलते हैं कि हम बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंडशिप अर्थ मतलब ये है कि आप उसकी हर चीज़ को पहले संभालो,
सुनो, वो क्या बोलना चाहता है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बच्चा है। जब तक आप सुनोगे नहीं उसको, तब तक आप उसके भीतर की जो द्वंद्व है कैसे पता चलेगा। तो ये मैंने करना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया, इन बच्चों को, खास करके बड़े भूपाली को, कि तुम ध्यान करो। सब कुछ समझाते समझाते एंड में मेरी यही होता था कि तू ध्यान कर। ध्यान करने के बाद तेरे अंदर जो भी आंसर्स आते हैं तो उसके हिसाब से काम कर। और ये भी हुआ कि कई सारी वर्कशॉप वो अटेंड करने के लिए गई। वहाँ पे भी जो चीज़ें मैं उसको बोलती थी कि इस एज में क्या करना चाहिए, क्यों कैरियर को देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लीज़र क्या है, लॉन्ग टर्म प्लीज़र क्या है, ये अभी अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम अगर अभी इस टाइम में ये सब चीज़ें करोगे, कैरियर कब बनाओगी। तो और अगर हम 70 साल जिएंगे तो लाइफ का क्या क्या प्लान होनी चाहिए। छोटे उम्र से भी मैंने उसको ये सारा चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके उसके अंदर डालना शुरू किया, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ रही थी, ध्यान भी कर रही थी, कहाँ कहाँ पे हम लैग थे। बार बार बच्चों की बात बताने में आपने जिक्र किया कि आपने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, तो मैं अपने दर्शकों के हिसाब से आपसे पूछना भी चाहती हूँ, अगर आप कुछ पुस्तकों के नाम एक दो के हमें बता सके, ताकि हमारे दर्शक भी उसका फ़ायदा उठा सकें, अगर आपको इस समय कुछ आता है सामने। जैसे बच्चों के रिगार्डिंग तो मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत सारे टॉक्स मैंने यूट्यूब में, उस टाइम में यूट्यूब में जितने सारे पेरेंटिंग के ऊपर जो टॉक्स होते हैं वो मैं बहुत सुनती थी कि कहाँ कहाँ पे हम गलत हैं। ध्यान के साथ साथ ना हमें नॉलेज भी चाहिए। अवेयरनेस तो आ गई कि हम गलत हैं, लेकिन कहाँ गलत है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स है, स्पीकर क्या, वो जो पेरेंटिंग के ऊपर जो बात करते हैं, अगर हम उनके ऊपर जाएं सुनने के लिए, तो उस चीज़ को मैंने अप्लाई किया। और एक मेरी फ्रेंड थी जो कि साइकोलॉजिस्ट थी। जब मेरी उपाली के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, इन्फ्लुएंस हो रही थी सोसाइटी के द्वारा, तो मैंने उससे भी बात की। तो उसने बोला कि तुम अपने बचपन में जाके देखो तुम्हें क्या पसंद आता था। क्योंकि हमें ट्रेनिंग में जो बोलते वर्कशॉप में हमें यही बोला जाता है कि आप अगर काउंसलर बनना है तो आप अपनी बचपन में जाइए, आप अपनी बचपन में जाके देखें कि आप क्या चाहते थे। अगर अपनी बचपन में जाऊं, मैं तो फ्रीडम चाहती ही थी, मैं तो अंधेरे में भी जाना चाहती थी, मैं अकेले जाना चाहती थी। ऐसा नहीं कि हमें लड़के देख के अट्रैक्शन नहीं होता था। अगर ये मैं बोल दूं तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम क्योंकि हम अभी माँ बन गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हम अपनी बचपन भूल गए हैं। मैं भी अपनी बचपन में, मुझे याद है, मम्मी अगर किसी बात के लिए डांटती थी तो छुप के रोती थी, घंटों रोती थी। हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। आजकल के बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बस यही है। तो मैंने अपनी बचपन में भी जाके देखा कि मैं भी तो यही सब चीज़ें चाहती थी। अब मेरी बेटी है ये सब कर, अब आजकल खुला कर रहे हैं, बस यही तो है। हम डर के मारे नहीं करते थे या थोड़ी बहुत सुनते थे अपनी पेरेंट्स की। आजकल के बच्चे अपनी मन की करते हैं। अपनी मन की करनी चाहिए, तभी तो वो बच्चा सीखेगा। और ये अगर ये देखा जाए तो ब्रह्म ऋषि पितामह बोलते हैं, आपकी जो चाइल्ड है वो आपकी नहीं है, वो आपकी द्वारा आया हुआ है। और वो भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए इस अर्थ प्लेन में आया है, और आप केवल माध्यम हो। वो गिरेगी, उठेगी, तभी ना वो सीखेगी, संभलेगी अपने आप ही। ये समझ आया मुझे ध्यान करते करते। मैं हर श्रेय ध्यान को ही दूंगी। इसमें एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ जी। जैसे आपने एक अनुभव बताया अपनी बच्ची के साथ कि जब आपको समझ आ गई कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ और मैंने ये गलती करी, तो आपने अपनी बेटी को सुनना शुरू कर दिया। जी। ठीक है। तो आपके बताने से जहाँ तक जैसा मुझे समझ आया कि हमेशा हर बड़े को या हर माँ बाप को जी इस परिस्थिति को समझना चाहिए जी और अपने बच्चों को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए जी। और अगर वो रोते हैं तो उनको रोने देना चाहिए जी। और पूरी बात सुने, उनको बीच में काटे नहीं,
ताकि उनके अंदर जो कुछ है वो एक बार बाहर निकल जाए। जी जब वो एक सरफेस आप साफ कर देते हैं जी तब उसमें नया बीज डालते हैं, जी जी तो आसानी से पूरा पेड़ बनेगा, आज नहीं तो कल। तो क्या आपका यही कहना था? जी जी मैडम, क्योंकि जब हम बच्चे को रोक देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस दब जाते हैं। ये बाद में जाके उसको प्रॉब्लम करेगी, जिसको हम अपनी बोलते हैं इमोशनल बॉडीज, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है। जो कि अब मुझे समझ में आ रहा है मैं क्यों ध्यान में रोती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ में नहीं था, ये ज्ञान नहीं था कि मेरी उस टाइम मेरी इमोशनल बॉडी क्लींजिंग हो रही थी जब मैं नए नए ध्यान में आई थी। अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी इमोशंस को, हम बच्चों को बोलते क्यों रोती है, हर बात में रोती है, रोने दीजिए उसको। रोएगी तो अपनी इमोशंस को वो बाहर निकालेगी, रोते रोते बहुत कुछ आपको बोलेगी। नहीं तो कब आपकी बच्चा अंदर दब जाएगा। और यही इसीलिए क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारे जो लड़के हैं लड़कियां हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एज है जहाँ पे उनको एक फ्रेंड चाहिए, जहाँ पे उनको टच चाहिए। जब माएँ अपनी बच्चों को टच नहीं करेंगे, अगर उनको नहीं सुनेंगे तो वो क्या करेंगे? उनको तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए उस एज में, बाहर उनको टच चाहिए उस एज में, क्योंकि उनकी जो सेंसिटिव कैपेसिटी है उस टाइम उनका डेवलप हो रही है, और हम उस टाइम उनको दूर कर देते हैं अपने से। आजकल फैशन है कि अलग सुला देते हैं। तो डेफिनेटली अपने बच्चों को सुनना चाहिए, और वो गिरेंगे, उठेंगे, सीखेंगे, तभी उनकी सोल्स लेसन्स जो है, तभी वो उनकी लाइफ कंप्लीट होएगी। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों को गिरने नहीं देंगे, सही रास्ते में वो जाएं, प्रोटेक्शन दे देते हैं उनको पहले से। तो इससे क्या हुआ कि वो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने क्या क्या बताया और छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं और एक बात भी बताऊंगी डेफिनेटली मैडम, PSSM में बोलते हैं कि आप सेवा दो और आपका बच्चा को एस्ट्रल मास्टर्स प्रोटेक्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। एंड ये मैंने रियलाइज़ भी किया है, क्योंकि उपाली बहुत बार ऐसे मिस्टेक किया है। वो मिस्टेक वो 2 दिन या 3 दिन किया होगा, 4th डे में पता नहीं कैसे मेरे पास वो मैसेज आ जाता था कि ये कहीं ना कहीं डोल रही है। ऐसा नहीं कि मैं उसको फॉलो करती थी या उसको जाके देखती थी वो क्या करे, नहीं। लेकिन कभी मैंने फिर बाद में जब बार बार एक मिस्टेक रिपीटेड हुआ तो फिर मैंने उससे बैठा एक दिन उसके पास पूरा। मैं बोली बेटा आप मत सोचो कि मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, आपका लाइफ का पर्पस। फिर मैंने तब तक वो 10th में धीरे धीरे आ चुकी थी, तो मैंने बोला आपकी लाइफ का पर्पस कुछ और है, कोई ना कोई तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं आपके पीछे नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप कहाँ पे गलती करते हो, मेरे पास वो मैसेज कहाँ से आ रहा है। और आप ऐसे बच्चे हो जहाँ पे हमने आपको प्लान करके अर्थ प्लेन पे लाए, ऐसे नहीं कि माँ बाप की जो सुख के लिए आप आए हो, ऐसा बच्चा भी आप नहीं हो। हमने प्रॉपर प्लान करके आए। आप ऐसे बच्चे हो जहाँ पे 2 साल की उम्र में आप पूछ रहे थे मुझे कि भगवान कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। आप ऐसे सोल हो। तो काफ़ी देर तक वो मेरी बात सुनी और धीरे धीरे वो भी ध्यान करने लगी, और उसको भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत जा रही हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा रोल डॉक्टर सौरभ रंजन का है। वो बीच बीच में हमारे घर भी आते थे, उसके पास बैठते थे, उससे बात भी करते थे। हम दोनों जैसे मतलब दोनों में एक जो गैप मैं बोल रही हूँ कि इतना बड़ा गैप आ गया था, धीरे धीरे वो गैप भरता गया। कोई भी चीज़ अगर आप आज की डेट में देखो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो मेरे साथ शेयर करती है। और अभी अगर मैं जैसे आपने बोला कि अपने बच्चों के बारे में, तो उल्का ये सब देख रही थी जब छोटी थी, वो 6 साल उससे छोटी है, तो ये सब चीज़ें वो देख रही थी कि नानी दीदी को कैसे माँ बोल रही है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा है, जिस एज में वो पाली उस टाइम थी, अब उस एज में उल्का आ गई है। लेकिन जितना तंग मैंने उस टाइम हुई थी, उसका इतना भी % मुझे तंग ये नहीं कर रही, क्योंकि
जैसे इसको सब कुछ समझ है, सुन के इसने अपने आप कि लाइफ का प्लान होता है, लाइफ का पर्पस होता है, हम अर्थ प्लेन में क्यों आते हैं, क्योंकि यही सभी बातें हमारी घर में डिस्कशन होती रहती है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली जब आपके परिवार ध्यानी परिवार बन जाता है तो बच्चे अपनी आप सीखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही है मेरे दोनों बच्चों की। तो थोड़ा बच्चे भी ध्यान में आ गए? जी, दोनों बच्चे ध्यान में आ गए? जी। सिर्फ मैडम जैसे मैंने बोला कि उसको ध्यान ने ही सपोर्ट किया, क्योंकि जो जैसे बोलते हैं हम अंदर ही जाते हैं तो प्रश्न आपके भीतर है, उसके साथ भी वही हुआ। उसको क्लैरिटी आई कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों बच्चे, छोटी वाली बचपन से करती थी, मतलब उसको कोई बंद नहीं था, लेकिन इसका ऑफ एंड इस चल रहा था। लेकिन अब कम से कम 3 साल 4 साल हो गए रेगुलरली, क्लास 10 से लेके अभी वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर कर रही है, अब रेगुलरली वो ध्यान करती है। सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे हैं बच्चे अभी PSSM के साथ जुड़कर यूथ के लिए काफ़ी सारी काम वो लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने इस ध्यान के मार्ग के साथ साथ सेवा भी शुरू कर दी? जी। जैसा कि आपने बोला कि आपके बच्चे PSSM के साथ जुड़ गए हैं। जी। PSSM मतलब एक ऐसी संस्था है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट, जो सभी के लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक, किसी भी एज में है, जो सांस ले रहा है उसके आगे मार्गदर्शक है। आप अपनी यात्रा को, आत्मा को स्वयं समझना चाहते हैं तो PSSM उसके लिए है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट। तो कितने भाग्यशाली हैं आप कि आपके बच्चे छोटी उम्र में ही ये समझ गए कि हमें अपनी यात्रा भी करनी है, अपने स्वयं के रास्ते में भी फूल बिछाने हैं, और औरों की ज़िंदगी में भी हमने इन्हीं फूलों को पिरोना है। जी मैडम। तो कितने भाग्यवान आप भी, माता पिता भी भाग्यवान हैं और बच्चे भी बहुत भाग्यवान। जी जी, डेफिनेटली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उल्का और रूपाली दोनों ऐसे, मैं उनको मास्टर ही बोलती हूँ। छोटी वाली को हमने लिटिल मास्टर बोलते हैं। तो जैसे उनके पास भी जैसे ज्ञान बरस रही है, क्योंकि बहुत डिस्कशन हमारे घर में होते हैं, मतलब ब्रह्म बातें हमारी घर में ही होती है हमेशा, विराट की बातें हमेशा होती है हमारे घर में। और हम तीनों का यही है, मतलब वो पढ़ते हैं और सेवा देते हैं और हमारे घर में ज्ञान की आलोचना होती है। यस, आपस में आप लोग बातचीत करते रहते हैं। जी जी। तो घर के अंदर चारों तरफ यही एटमॉस्फेयर है। जी जी जी। जैसे आपके बच्चे भी थे और आप जीवन में अभी अकेले भी थे। जी। आपके पति भी आपके साथ नहीं थे, आपको सभी कार्य करने होते थे। जी। उसके बावजूद आपने ध्यान करवाना शुरू किया। जी। घर में ध्यान सेवा देनी शुरू करी। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? डेफिनेटली मैडम। PSSM, फिर से मैं PSSM का नाम लूँगी। PSSM एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे आपको बोला जाता है बी ए मास्टर। यहाँ पे फॉलोअर कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जिस दिन आप ध्यान में आते हो और ध्यान सीखते हो, उस दिन आपको बोला जाता है कि नेक्स्ट डे आप ध्यान सिखाओ। हमारे पितामह बोलते हैं, अगर ए सीखा है तो ए सिखाओ, फिर बी सीखो। आप साथ साथ टीचर भी हो, साथ साथ लर्नर भी हो। तो ये इसके बारे में मैं थोड़ी सी बताऊंगी कि जब हम सीखते हैं और सिखाते हैं तो हमारे साथ दो गुरु भी होता है और हम साथ साथ शिष्य भी हैं। तो गुरु तो हर किसी के, पत्री सर बोलते हैं, हर किसी के पास गुरुत्व है, गुरु शक्ति है। उस गुरु शक्ति को अगर आपको विकास करनी है तो आपको सिखाना पड़ेगा, तभी आपके भीतर की जो गुरु शक्ति है वो बढ़ेगी। और जब आप शिष्य बनोगे, एज ए लर्नर काम करोगे, तो आप कितने भी ऊपर उठो, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे, आप हमेशा ग्राउंडेड रहोगे। आपको कितना भी आप ऊपर उठो, आपको नहीं लगेगा कि आप कुछ बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो, क्योंकि शिक्षा जो है, जो लर्निंग है, वो तो अनंत है।
आप जब तक ये यात्रा है तब तक हम सीखते हैं। तो सेवा इसीलिए PSSM में बहुत महत्व दिया जाता है सेवा को। और मैंने देखा कि अगर मेरी जैसी लेडी अगर इतने नेगेटिव जो भरी थी, इतने कंप्लेन में जो भरी थी, वो अगर इतना पॉजिटिव हो सकती है, जो डर मतलब डर मेरे भीतर था, इतना फियरलेस धीरे धीरे मेरे भीतर जागृत होने लगा, मैं हर काम करने लगी। अगर मैं और ये जो चीज़ें मेरे भीतर हो रही थी मैडम, ये सबको दिख रहा था कि मेरे कैरेक्टर में बदलाव आ रहे हैं, मैं जो थी वो नहीं हूँ अभी, जैसे पुनर्जन्म मेरा हो गया है। अगर मैं ऐसी हूँ तो मेरे जैसे बहुत महिला है, मेरे भीतर ये एक भाव आई। तो अगर एक महिला को ध्यान सिखाया जाए तो उसकी पूरा परिवार ध्यानी बन जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये एक स्टेप आहेड़ गई। इससे पहले भी मैं ध्यान सिखाती थी, जो जिनको जानती थी उन लोगों को, जैसे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, घर में कोई आ गया, बस उन्हीं को सिखाती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा और ध्यान में एक्सपीरियंस बढ़ता गया, फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया, जाके जिनको मैं नहीं जानती थी उनको मैंने ध्यान सिखाना, पार्क्स में जाके ध्यान सिखाना, स्कूलों में जाके ध्यान सिखाना, ये सब शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, क्यों करना, मेरा क्यों करना है कि सेवा से बोलते हैं कि सेल जो सोल की ग्रोथ होती है। लेकिन मेरे लिए ग्रोथ मतलब आप मानेंगे ये कि मेरे को फियर था, जैसे मैंने बोला है ना। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे में गई और किसी को जाके बोली आप ध्यान करोगे, वो ध्यान किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसको बोल के मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, क्या सुकून था उस दिन। मैं इतना खुश हो गई, हाय मैंने इस बंदे को जानती नहीं हूँ और मैं इससे बात कर लिया और उसको ध्यान सिखाने के लिए बोल दिया। उसी दिन से मेरे भीतर जो भी थोड़ी बहुत फियर थी कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और एक बात यहाँ पे मैं बताऊँगी, जब हम सेवा करने जाते हैं, जब लोगों को ध्यान सिखाने जाते हैं, तो मान लिया 50 लोगों को एक दिन में आपने टच किया, जाके बोला, उसमें से 10 लोग आपको मुंह मोड़ के जाएंगे। क्या है ये, फेंक देंगे आपके सामने। जो पैम्पलेट आप उनको दे रहे हो, आपके सामने ऐसे फेंक देते हैं। तो उस टाइम कई लोगों को पहले हमें भी लगता था कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उस टाइम हम सोचते थे कि हम ग्रेट है, हम मेडिटेटर है और ये समझ नहीं रहे। लेकिन बाद में ये सेवा देते देते ये समझ में आई कि इसमें 2 चीज़ें मैं सीख रही हूँ। देखें तो इनडायरेक्टली वो पर्सन की वजह से आपको वो मदद कर रहा है। आपका ईगो जो है, मैं ही जानती हूँ, वो कुछ नहीं जानता, ये जो ईगो डेवलप हो रहा था वो आपका ख़त्म होता है। क्योंकि जितना आप नो सुनोगे उतना आप स्ट्रांग बनते हो। तो और ये जो सेवा है विफल भी नहीं जाता है। जैसे मान लो आपको किसी को आपने ध्यान की बात बता दी या पैम्पलेट दे दी, तो अगर उस बंदे की कान में एक बार ध्यान की शब्द पड़ गई तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट कई सालों के बाद हो सकता है या कई जन्म या नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी हो सकता है, वो डेफिनेटली ध्यान में आएगा, क्योंकि ध्यान की शब्द उसके कानों में पड़ा है इस जन्म में। तो हमारा कोई भी सेवा निष्फल नहीं जाता है। तो यहाँ पे बहुत मैं मैसेज इसलिए ये स्ट्रांगली देना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो ध्यानी अभी आ रहे हैं, उनके मन में ये है कि हम सेवा तो देंगे लेकिन लोग सुन नहीं रहे। तो ये नहीं सुनना भी आपके लिए ही मददगार है और ये काम आपका निष्फल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये लोग नेक्स्ट लाइफ टाइम में डेफिनेटली ध्यान में ये लोग आएंगे। तो सेवा करने से आप ही का, ऐसा नहीं कि आप समाज में कोई बड़ा परिवर्तन ले आ रहे हो, इससे आप ही का ही सोल का इवोल्यूशन होता है। जो भी हम सेवा करते हैं वो सेवा हम अपने सीखने के लिए करते हैं, अपनी ही आत्मा की जर्नी को और बढ़ाने के लिए करते हैं। जी। तो हमारा धर्म या उस समय कर्म यही है कि मैसेज पहुंचाओ, ये रास्ता है जी। अपने ही साथ जुड़ने का, अपने ही श्वासों को समझने का, जी। अपने गुरु के साथ जुड़ने का। जैसे पत्री जी बोलते हैं
कि श्वास ही हमारे गुरु हैं। जी जी तो हर किसी को स्वयं के उसके अपने गुरु के साथ मिलाने का ये एक आप जो रास्ता आपने अपनाया वो आप आगे लोगों तक देना चाहते हैं। देना चाहते और आप एक एक बीज डालते जा रहे जी हैं। जी वो जब समय आएगा, जब उसको वैसा वातावरण मिल जाएगा, उस समय वो अपने आप उदय हो जाएगा। जी। यहाँ पे क्योंकि और एक बात भी मैं बताना चाहूँगी, जब हम सेवा देते हैं, सेवा का और भी एक महत्व जैसे है, जितने लोगों तक आप पहुँच जाते हो, आप अपनी दायरे से निकल कर आप धीरे धीरे, क्योंकि पहले क्या मैं, फिर धीरे धीरे मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार। लेकिन जब आप किसी को जानते नहीं हो और उसको जाके सिखाते हो, करते हो, तो आपका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो वननेस का कॉन्सेप्ट अगर आप स्केच वाइज देखना चाहें, अगर फिजिकली वाइज देखना चाहें, विराट बोलते हैं हम, लेकिन विराट कब होगा? जब आप हर किसी को उस चीज़ को बांटोगे। जब आपका बच्चा जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जितना वरी आप अपने बच्चों के लिए करते हो, जितना वरी आप अपने हस्बैंड के लिए करते हो, उतना वरी, उतना दिल से, हृदय से अगर आप दूसरों के लिए सोच पाते हो, वो वननेस है। जिसको आप जानते नहीं हो, तब क्या है कि वो वननेस है। क्योंकि हम सब बोलते हैं हर कोई भगवान है, हर कोई ब्रह्म है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप सीखोगे कैसे? ये रियलाइजेशन के साथ साथ जब आप फिजिकली वर्क करते हो, तब आप जितने लोगों तक पहुंचोगे, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो आप जो मैं से हम तक पहुंच जाते हैं सेवा से। तो आप इसी माध्यम से व्यापकता में परिवर्तित हो जाते हैं। व्यापकता का मीनिंग हमें तब समझ आता है जब हम सेवा करनी शुरू करते हैं। जी। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है। आप अपने, क्योंकि जब आप सर्विस दे रहे, लोगों को ध्यान सिखा रहे, तो आप लोगों की सुनते भी, उनके अनुभव भी सुनते हैं। सज्जन सांगत्य जिसको हम बोलते हैं, स्वाध्याय आप पहले ही कर रहे हैं, तो सज्जन सांगत्य में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी। तो हमेशा जैसे पत्री जी बोलते हैं कि हमें सुनना भी आना चाहिए। जी। ठीक है, वो आपने अपने बच्चों के माध्यम से भी सीखा जी। और अभी आगे जब आप सत्संग कर रहे हैं तो और जो भी आपके मास्टर्स आते हैं आप उनसे भी सीखते हैं। ठीक है, और एक और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी जो बड़ा हमारे सोल को जो और व्यापकता मिलती है, वो जब हमारे से कोई प्रश्न पूछता है जी, और हम अपने आत्म तत्व के साथ जुड़े होते हैं, उस समय जो प्रश्न का उत्तर आता है जी, वो शायद अपने लिए भी होता है। जी। अगर ऐसे मैंने ये बहुत बार अनुभव किया भी है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि धीरे धीरे PSSM में हम मास्टर बनते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या करते, जब क्लासेस लेने लगते हो तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो नए लोग आते हैं, ध्यानी आते हैं, पूछने लगते हैं, जो कभी भी आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आप से वो पूछा गया है, और उनको प्रश्न का उत्तर जिससे अपनी आप निकलता है, और जब वो निकलता है तो मुझे तो यही एहसास होता है जैसे कि ये उत्तर तो मेरे लिए है। बिल्कुल ठीक। ये उनको बताते बताते ऐसे कई बार मैंने अनुभव किया है कि क्लास लेते लेते जैसे कर्म मैंने समझा था अपनी लाइफ लेसन से, लेकिन जब मैंने कर्म टॉपिक बोलना शुरू किया, जब मैंने क्लासेस लेना शुरू किया, तब कर्म मुझे ज़्यादा समझ में आई। इसलिए पत्री सर बोलते हैं सज्जन सांगत्य, कि जब हम शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो ज्ञान शरीर हमारी है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। पत्री सर बहुत आसानी से हमें साधक के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाने के लिए बहुत स्ट्रिक्टफुली हमें वो ट्रेन कर रहे हैं। कड़ियों को जोड़ दिया उन्होंने इन्हीं 4 चीजों में। जी, ध्यान करिए, सज्जन सांगत्य करिए, स्वाध्याय करिए, और पिरामिड की एनर्जीज यूज करिए, और शाकाहारी बनिए। जी जी जी। आपसे एक प्रश्न और करते हैं। जी।
क्योंकि जिज्ञासा बढ़ रही है आपके, हमारे आपके साथ साथ हमारी भी जिज्ञासा बढ़ रही है जी कि जैसे जीवन के अंदर शारीरिक कष्ट भी आते रहते हैं, शारीरिक भोग भी आते रहते हैं, हमें उनको भी समझना है और ये भी समझना है कि हमारे पास ही इतनी शक्ति है। जैसे कि आपने बोला हर समस्या का हल हमारे अपने ही पास होता है। जी। तो आपने कभी इन चीज़ों का अनुभव किया कि आपको शारीरिक लाभ हुए और कष्ट हुए तो क्यों हुए? जी, ये जैसे बोलते हैं कि ध्यान करने से आपकी सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, ये सच है। लेकिन कुछ ये जो कष्ट है, जैसे हमने बोला, हम समझे हैं सभी कि कर्म जो है, लॉ ऑफ कर्म ये बोलता है आपके पास जो भी कष्ट आते हैं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आपकी फैमिली हो, जो भी कष्ट आपके पास आते हैं वो आपने दिया है। तो लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से अगर हम पत्रीसार को भी सुनते हैं तो सारे ये बोलते हैं कर्म, हम ध्यान करने से, ऐसा नहीं कि कर्म दग्ध होता है, सर बोलते हैं ध्यान करने से आपके पास शक्ति का संचार होता है। जब शक्ति का संचार होता है, जो कर्म है वो तो आपको फेस करना ही है, आपने दिया है और आप बिना उसको भुगते वो कर्म कैसे चला जाएगा। तो डेफिनेटली आपके सामने अगर आपने फिजिकली किसी को हिट किया है, हॉट किया है, तो आपके पास वो बाउंस बैक डेफिनेटली आएगा। लेकिन ध्यान उसको सहने के लिए शक्ति देता है। अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो मैं खुद इसको अपनी शरीर के साथ भुगता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम मेरी फिजिकली थी, मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम थी मानसिक, लेकिन जब मैं ध्यान में आने के बाद मेरा बहुत हेडेक होना शुरू हो गया, ज़बरदस्त, मतलब इतना हेडेक कि मैं पूरा दिन सोना, मतलब किसी से बात नहीं करना। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया ये जो हेडेक मेरा हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जो नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने भी कितने लोगों, कितने जानवर को, सिर्फ नॉन मतलब मछली को भी मार के खाए हैं, गोट को भी मार के खाए हैं, उनको कितना तड़पाया है। बचपन में मुझे याद है जब मछली ऐसे पानी से निकालते थे और ये सब जंप करते, हम हंसते थे, मज़ा हमें आता था, हमें क्या पता था कि वो सांस के लिए तड़प रहा है। लेकिन वो जो तड़प हमने उसको दिया है, क्योंकि मैंने तो खाया ही है ना, वो जो तड़प, तो मैंने तो क्योंकि मैंने कष्ट दिया है तो मुझे कष्ट मिलना ही है। तो ऑटोमेटिकली अभी भी मेरे को इस ऐसे दर्द होते हैं सर में कि, लेकिन जब सर में दर्द होते हैं मैं दवाई नहीं लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ध्यान में बैठ जाती हूँ। ऐसे होता है पूरी रात में ध्यान में बैठती हूँ, धीरे धीरे करके वो जो दर्द है वो धीरे धीरे गायब होते हैं। तो इससे क्या हो रही है, मुझे वो कष्ट को सहने के लिए ध्यान में शक्ति मिल रही है। तो हीलिंग तो हो ही रही है मेरी, लेकिन मुझे शक्ति भी मिल रही है वो कष्ट को सहने के लिए, क्योंकि सर दर्द एक सीवियर प्रॉब्लमेटिक थिंग है। लेकिन आपको आपके कर्म को काटने के लिए आपको फिजिकल पेन के थ्रू भी आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ध्यान एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको शक्ति देता है उसको सहने के लिए। तो आपको चाहे फिजिकल पेन से मिले या परिवार से मिले जी, या किसी भी रूप में मिले, जो भी हमारे कर्म है, जी, जो हमारा पास्ट है, सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए कि वो हमारा पास्ट है, जी, बस उसके और अधिक जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे हमें सिर्फ यही शिक्षा लेनी है कि हमें आगे कैसे चलना है, अपने वर्तमान को कैसे और सुंदर बनाना है। और उसके लिए एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान के साथ जुड़े रहेंगे तो इस रास्ते पे आगे चलते रहेंगे। और हमारी जो सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी है, क्योंकि बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, जी, तो भगवान के पास सभी शक्तियाँ हैं जी। जब उसको जागृत कर लेंगे तो वो स्वयं ही आपके शरीर को भी पूरा सक्षम बना देगा। जी। तो ऐसा कभी कोई अनुभव आया आपके शरीर में कि आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी? जैसे कि आप सिरदर्द का तो बता ही रहे हैं, कोई और भी ऐसा अनुभव है? ऐसा नहीं है, आपको समझ आ गई कि मैं स्वयं ही अपने को ठीक कर सकती हूँ।
एक माध्यम में मौन रह के ध्यान में बैठकर जितना अधिक कर सकती हूँ। मैम, आप हमें बताइए कि आप जब ध्यान में बैठती हैं जी। तो आपको अंदर से अंदर की आवाज़ सुनने की भी आदत हो गई, आपको इंट्यूशंस होती हैं, तो कभी कुछ ऐसा भी आपके जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं कि जब आपको अंदर के मैसेज, यूनिवर्स से कोई मैसेज मिले? जी मैडम, मैं शुरू से मेरा ध्यान में अगर अनुभूति पूछा जाए, ये तो हो गई मेरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, लेकिन अगर ध्यान की अनुभूति लिया जाए तो जैसे जैसे मेरी लाइफ में सुंदरता आ गई, प्रपंच की सुंदरता, वैसे वैसे मैं यूनिवर्स से ये प्रे करती रही, मेरी गुरु से ये प्रे करती रही कि मुझे ये प्रपंच में ना घुसा के जो स्पिरिचुअल जर्नी, जो सोल को जानने की मेरे भीतर जो जिज्ञासा है, जो एक, क्योंकि मैं जब ध्यान में जाती हूँ तो मेरे भीतर एक तड़प उठती है हमेशा। जब ध्यान की गहराइयों में उतरती हूँ, मुझे लगता था पहले कि जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, और वो कौन है, क्या है, ये समझ में नहीं आता था। कई मास्टर्स को मैंने ये चीज़ें पूछी कि ये क्या है, लेकिन PSSM में हमेशा बोलते हैं बी ए मास्टर, तो आपकी हर प्रश्न का उत्तर आपके भीतर है। तो हमेशा एक तड़प मेरे भीतर उठती थी। तो ये एक तड़प, एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं 2018 में शायद ऋषिकेश, हमारे जो ध्यान महाकुंभ होता है, उसमें मैं गई थी। 2017 में भी गई थी, लेकिन एक जगह है वहाँ पे वशिष्ठ के, जो कि 2017 में सर सबको लेके गए थे, उसमें मैं नहीं जा पाई। 2018 में लेकिन वो उसमें मैं, दीप्ति नाडला मैडम मेरे को ज़बरदस्ती उसमें लेके गई, तुझे तो जाना ही है। उस केव में, वो इतना बढ़िया केव है, वो इतना सुंदर है वो केव। उस केव में जब हम वो ऐसे नीचे जा रहे थे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और आप इस केव में अगर कभी गए हो, पता होगा आपको, जब उस केव में ऐसे ही जस्ट एंट्री करते हो तो तुरंत अंधेरा छा जाता है, एक लाइट ऐसे ही एंट्री करते करते अंधेरा। जबकि मुझे अंधेरे में इतने डर लगता था, लेकिन उस केव के अंदर जब मैं गई, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, मतलब एक दूसरे को आप देख भी नहीं सकते हो, इतना अंधेरा है। लेकिन वो केव जैसे मुझे अंदर खींच रहा था। और कई ध्यानी हमारे साथ जा गए, काफ़ी दूर तक गए और वापस भी आगे, नहीं हमें इसके अंदर नहीं जाना, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। लेकिन उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा भी भय नहीं लगा, और उसके अंदर जाके हमने ध्यान किया। जब हमने ध्यान किया उसके अंदर, थोड़ी ही देर में ही ध्यान में लीन होती गई मैं। ऐसा नहीं, मेरा लीनता हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मुझे कुछ पता नहीं, जब मैं बेहोशी में कभी नहीं जाती हूँ ध्यान में, मैं पूरा सजगता पूर्वक मेरा ध्यान में मैं लीन होती हूँ। मुझे सब कुछ पता चल रहा था, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा दिया बस जल रहा था। और ध्यान में जाते जाते जैसे मेरा हमेशा होता है कि मेरा रोना शुरू होता है हमेशा, तो उस दिन भी वैसे ही हुआ, मेरा रोना शुरू हो गया। लेकिन वहाँ पे जो लोग आ रहे थे वो ध्यान ना करके, वो कॉमन लोग होंगे, वो PSSM मास्टर्स तो नहीं होंगे, वो शिव शंभू ऐसे करके बुला रहे थे। तो मेरे ये मन में, माइंड में भी ये भी मन काम कर रहा था कि ये शिव शंभू क्यों बोल रहे हैं, आके बैठ के ध्यान करें ना। तो थोड़ी देर के बाद वो पुजारी आके बोला कि आपको यहाँ से उठना है, क्योंकि हमारा इसका बंद करने का टाइम हो गया। तो मेरे बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे दीप्ति, बाकी और भी लोग धीरे धीरे चले गए, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पाई। तो और 2 फ्रेंड साउथ के आए हुए थे, वो मुझे पकड़ के, देवजानी उठ जाओ, अब ये लोग बैठने नहीं दे रहे। तो ज़बरदस्ती मेरे को वो उठा रहे थे, और मैं पूरा से डोल रही थी, रो रही थी। और फिर जाते जाते मुझे लगा कि मैं, वहाँ पे एक शिवलिंग है, तो सभी टच कर रहे हैं, तो मैं यही सोच के टच किया। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई भक्ति भाव आ रहा था मैंने टच किया, ऐसा नहीं। जैसे ही मैंने मैडम वो लिंग को टच किया, तो जैसे मुझे जो चुंबक जैसे लोहे को खींचता है ना, वो मुझे ऐसे ही खींचा पूरा। ये मेरी जागृत अवस्था की अनुभूति मैं आपको साझा कर रही हूँ। और मैं क्या किया कि उठने की वजह मैं वहीं पे गिर गई, गिर के वो शिवलिंग को ऐसे रोई, जो मैं बोल रही हूँ कि ध्यान में जब मैं उतरती हूँ, जो तड़प मेरे भीतर होती थी, जैसे वो सारी तड़प
वहीं पे ख़त्म हो गई और मुझे जैसे कोई उन्होंने मिल भी गया। हाँ, उस टाइम ये ज्ञान नहीं था कि क्या है, ये 2018 की बात है, ये ज्ञान नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ उस दिन। खूब रोई और आके बाहर फिर भी वहाँ से मुझे खींच के लाया गया। फिर वहाँ पे मैं फेंट होके गिर गई नीचे। वो फेंट अवस्था में वो सेंस नहीं था, लेकिन मेरे अंदर ये आवाज़ आ रही थी कि तू मुझे वहीं पे क्यों ढूंढ रही है, मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूँ। तो वहाँ पे जो अगर बहुत सारे अभी समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाया जा रहा था थ्रू मास्टर्स। मैं हमेशा हायर सेल्फ की बात सुनी थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उस दिन मैंने अपनी हायर सेल्फ जो शिव है उनके साथ उस दिन मैंने कनेक्ट हुई, इसीलिए मेरी अंदर की जो तड़प है वो ख़त्म हो गई। और जो हम सर्वम ब्रह्ममयम की बात करते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है, हर जगह भगवान है, हम स्वयं भगवान हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी उस दिन मुझे समझाया गया। ये अभी समझ में आ रहा है। वो इसलिए बोलते हैं कि अपनी एक्सपीरियंस को एनालिसिस मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे समझ में आएगी और तभी आएगी जब आप सेवा करोगे। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैं बाहर आई, फिर माँ वशिष्ठ ऋषि की जो वाइफ है अरुंधति, उनकी केव है, वहाँ से जाके फिर हमने ध्यान किया। वहाँ पे भी काफ़ी सारा अच्छा मुझे अनुभूति हुई। जब वापस आए तो एकदम से मुझे लगा कि जो भूमि है, जो मदर अर्थ है, वो मुझे खींच रही है। ये भी जागृत अवस्था की ही अनुभूति मैं आपको बोल रही हूँ। और मैं और चल नहीं पाई, मैं तुरंत वो भूमि को टच किया और जैसे मुझे मन कर रहा था कि मैं इस पर लोटपोट हो जाऊँ। एक माइंड भी काम करता नहीं, सभी लोग हैं, मैं क्या, लेकिन मैं वो वैसे वो भी चुंबक की तरह मुझे मदर अर्थ का जो टच है वो मुझे खींच रहा था। और मेरे हाथ अभी जैसे मेरा हाथ ऐसे ही टाइट हो गई थी पूरा। और मैसेज उस दिन मदर अर्थ का ये था कि तुझे जो पाना है, तुझे जो मिलना है, वो तो तुझे मिल रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। मैडम उस दिन भी वो अर्थ मुझे समझ में नहीं आई, क्या बोल रही है ये। पहले मैं मदर अर्थ होती है बोल के सुना था, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था माँ को। उस दिन मैंने माँ को एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसका जो अर्थ है, जो मैसेज है, वो मुझे समझ में आई 2020 में। 2020 आते आते जब कोरोना आई, तब मुझे पता चला पत्री सर के थ्रू कि मदर अर्थ सफरिंग में है। बहुत सारे मास्टर उस टाइम उसी की बात ही कर रहे थे कि माँ बहुत दुख में है और वो अपनी बच्चों को बुला रही है, मुझे हेल्प कर। मैंने वहीं पे रिलेट किया। जब फर्स्ट डे, आपको याद होगा, अप्रैल 22 तारीख पत्री सर ने ध्यान कराना शुरू किया। उस दिन भी मैंने मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हुई और उस दिन मुझे याद आया, अरे माँ मुझे 2 साल पहले ही आवाज़ दे के बुला रही थी कि मुझे हेल्प करो, और मैं समझ नहीं पाई। फिर मैडम जो यात्रा शुरू हुई 2 साल के अंदर, हमने बहुत थैंक्स यूनिवर्स, थैंक पत्री सर, इस 2 सालों में थैंक्स जूम ऑल्सो यस, थैंक्स PMC हिंदी ऑल्सो, कि इन सभी के साथ में हमने इतना काम किया जो कि पिछले 8 साल से मैंने नहीं किया था। मतलब कब खाना, कब पीना, कब क्या करना, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। काम करो, जूम में क्लास लो, काम करो, जूम में क्लास लो, बस यही करते करते और एक रूप अपना मैंने देखा कि मेरे भीतर क्या क्या पोटेंशियल है। जो आप जितना अपने भीतर जाओगे, अपनी रूप धीरे धीरे निखरता जाता है, अपनी विराट स्वरूप को आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हो। यही अनुभूति हो रहा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और करते हैं जी, कि आपका पति जी के साथ जी संपर्क में कुछ ऐसा घटना हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, तो वो ज़रूर बताइए। जी जी जी, ये डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी कि आज अगर मैं कुछ हूँ, जो बात कर पा रही हूँ, जो सिर्फ रोती थी, आज वो
स्टूडियो के सामने बैठ के बात कर रही है, इंटरव्यू दे रही है, इस केवल और केवल पत्री सर की वजह से ही हो रहा है। सर बोलते हैं बीए मास्टर, आप ही भगवान हो। और ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि सर हमें बना रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सर हमें कुछ सिखा रहे हैं, नहीं, वो हमें छूट दे रहे हैं कि आप जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। और एक बात मैं बताऊं, गुरु शक्ति क्या है, एक दिन मैंने रियलाइज़ किया। 2017 में, जैसे मैंने बोला कि मैं गई थी ऋषिकेश और वशिष्ठ के नहीं जा पाई और मैं रोते रोते वापस आई थी घर। उस टाइम क्या हुआ कि पत्री सर दिल्ली आए हुए थे और जैसे जब मैं आई ऋषिकेश से, मुझे लगा कि ऐसे अधूरा है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो पाना था मुझे जो कि अधूरा रह गया। तो उस टाइम पत्री सर एयरपोर्ट से एकदम से प्लान किए द्वारका आना है। और मुझे नागलक्ष्मी ने फ़ोन करके बोला, पता है उस पहला रात को हमने प्लान किया था कि सर को जाके हम एयरपोर्ट से मिलेंगे और 12 बजे वो मुझे फ़ोन करके बोल रही है कि सर आ रहे हैं द्वारका। मैं उस दिन सचमुच गुरु का, जो मैं एक गाना हमेशा गाती हूँ अपनी लैंग्वेज में, एक उसका अर्थ है कि मैं अपनी द्वार खोल के बैठी हूँ। अगर ओडिया में, मैं हमेशा अपनी गुरु के सामने ये गाना गाती हूँ कि मैं अपनी द्वार खोल के बैठी हूँ, कब तुम आओगे। मेरे पास कोई फूल नहीं, कोई चंदन नहीं तुम्हें पूजा करने के लिए, कब तुम आओगे। और सचमुच ऐसा हुआ मैडम उस दिन। और सर एकदम से आके, मतलब उस दिन मैं वही विश्वास करने लगी, सचमुच गुरु आपका सुनता है। गुरु कोई, उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ निगमानंदा मेरे गुरु नहीं है, सिर्फ पत्री सर मेरे गुरु नहीं है। गुरु एक शक्ति है जो कि हर किसी में आप वो गुरु शक्ति को देख सकते हो। पर्सन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गुरु के पास जाओ वो आपको हीलिंग करेगा या आपको आशीर्वाद देगा, नहीं। गुरु वो है, वो पत्री सर ने हमें सिखाया है, गुरु वो है जो आपके भीतर की गुरु तत्वों को जागृत करे। और सर के सामने तो हमेशा स्पीचलेस होती हैं। और सर को बोलते बोलते सर हमेशा एक शब्द बोलते हैं, जब भी देखते हैं पूछते हैं क्या चल रहा है बाबा। और मेरे मन में हमेशा मेरे मुंह से एक ही शब्द, अभी भी एक ही शब्द निकलता है, सर सब कुछ ठीक है। और सब कुछ ठीक होते होते लाइफ इतनी सुंदर बन जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो बहुत कुछ यूनिवर्स ने दे दिया। इतना आपका, जैसे आपने गुरु के उसमें इतना कुछ बता दिया, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि गुरु किसी शरीर या माध्यम से नहीं, गुरु तत्व से हमेशा जुड़ना चाहिए, गुरु शक्ति से हमेशा जुड़ना चाहिए, जो कि व्यापक है। जहाँ पे जिस क्षण में भी आप याद करेंगे उसका अनुभव करेंगे, आपको मिलेगा। तो आपकी यात्रा से हमें बहुत अनुभव मिले, बहुत कुछ समझा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पीएमसी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कुछ हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज कितने सुंदर अनुभवों को हमने सुना। एक आत्मा की यात्रा में विस्तार के लिए हमें किन किन आभूषणों की ज़रूरत है, किन किन उतार चढ़ावों से हमें बाहर निकलकर अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशवान करने में सहायक बन सकते हैं इस शरीर के माध्यम से। जैसा कि हमने हमेशा सुना है कि ये सुंदर शरीर एक मंदिर है और इसमें आत्मा ही भगवान है, तो हम स्वयं ही भगवान हैं। अपने इस मंदिर के एक एक रोम रोम को व्यापक कर दीजिए ध्यान के माध्यम से। आपको एक बार हम आत्मा की यात्रा में नए सुंदर मनमोहक सखा के साथ मिलाएंगे, जो पुनः अपनी यात्रा को हमें सुनाएंगे। धन्यवाद।